मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा आपके दर्शकों की सहूलियत के लिए पेश कर देता हूँ, ताकि कर लोगों दीजिए। को 2 मिनट के अंदर एक आंकड़ा सामने आ लगा जाएगा दीजिए बजट का। कुछ सूचनाएँ मेरे आपके पास भी हाँ, लगा दीजिए आप। जी, मैं अब कर देता हूँ। जी, 41.86 लाख करोड़ का बजट इस साल का था, अगले साल का 45.3 लाख करोड़ का होगा, लगभग 10% की बढ़ोतरी है। जी, हमारा ध्यान रखिएगा, इस 41 लाख करोड़ में सिर्फ हमारे 24 लाख करोड़ का रेवेन्यू था और 45 लाख करोड़ में सिर्फ 27 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। 18 लाख करोड़ की बोरोइंग इस साल होगी। ये जी, अगले पेज पे आपको मिलेगी। बोरोइंग्स कितनी जी। है इस साल? यहां पे एक खास पेज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ज़रूर। निर्मला सीतारमन क्या कहती है लोकसभा में, ठोक बजा के, हम अपनी जो वादा किया जनता से उसके ऊपर कायम है। 6.4% का फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हमारा घाटा जो होता है 17.55 लाख करोड़ का, जो इस साल का था। परसों रात तक टीवी पर ढोल बजाकर कहा जा रहा था यह घाटा 16.6 लाख करोड़ का था, लेकिन मुझे मालूम है कि 1 लाख करोड़ ये कम दिखा रहे हैं। इन एक्चुअलिटी ये 17.6 लाख करोड़ का था। और कल बजट पेपर के अंदर जो मेरे पास आते हैं उनमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि ये बजट के भारत सरकार के पेपर से कि हाँ, ये उन्होंने गलत आंकड़े दिए। फिर कहती हैं, देखिए, इस साल हमने वादा किया था कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट 6.4 से कम करके 5.9% करेंगे, आधा परसेंट कम करेंगे। कमाल है ना? ये इनका 5.9% का जो बोरोइंग है वो 6.4% के बोरोइंग से ज्यादा है। यानी कि 17.55 लाख करोड़ आपने इस साल लिया, अगले साल 5.9% की बोरोइंग पे आप 17.86 लाख करोड़ ले रहे हैं। आंखों में नमक डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप इनफैक्ट ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को गलत सूचना दे रहे हैं कि हम कम बोरोइंग कर रहे हैं। अगला आंकड़ा, रीपेमेंट। भारत के पास 3.25 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू इस साल आता है। उस 3.25 लाख करोड़ में से आधा पैसा आपकी रीपेमेंट में निकल जाता है। 9,40,000 करोड़ का इस साल का रीपेमेंट था, जो कि 1 रुपए में 43 रुपया जो होता है वापस जाता है ब्याज में। इस बार ये 10,80,000 करोड़ है। 1,40,000 करोड़ का रीपेमेंट जुड़ा है। ये आता है करीब करीब 41 पैसा, 100 पैसे में से 41 पैसा रीपेमेंट हो जाता है। हमारे पास खर्चा करने के लिए 59 पैसे हैं। और मैंने कहा था कि 55 लाख करोड़ का कर्जा बढ़कर 155 लाख करोड़ हुआ इस साल, अगले साल 185 लाख करोड़ होगा। पूरे देश को कर्जे में डुबोया गया है। यहां पर आते हैं पेट्रोलियम से, 3,35,000 करोड़ की जगह 3,40,000 करोड़ आपकी जेब से निकाले जाएंगे, यानी कि और ज्यादा पैसा निकलेगा। डिफेंस को कुछ नहीं दिया इन्होंने, 4,10,000 करोड़ की जगह 4,32,000 करोड़, 5% का इंक्रीज है। इसमें उनका इन्फ्लेशन, उनकी सैलरी, उनकी बढ़े हुए पेंशन के एक्सपेंस भी नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट, सब्सिडी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी राइट में इस साल का है, लेफ्ट में जो नया साल है उसका है। 2,25,000 करोड़ से कम करके फर्टिलाइजर की 1,75,000 करोड़ की सब्सिडी की गई। 50,000 करोड़ की लात मारी गई है किसान के पेट के ऊपर। फूड सब्सिडी 2,87,000 करोड़ से कम कर कर 1,97,000 करोड़, 90,000 करोड़ लोगों की पेट पर लात मारी गई है। पेट्रोलियम की सब्सिडी 5,813 करोड़ से कम करके 2,257 करोड़, क्योंकि जो उज्ज्वला के कुछ सिलेंडर मिल रहे थे गरीब महिलाओं को, अब वो भी नहीं मिल पाएंगे। एग्रीकल्चर और हेल्थ और साथ में एजुकेशन, खासतौर से यहां पर एजुकेशन के ऊपर 1,04,000 करोड़ की बजाय सिर्फ 1,12,000 करोड़, और हेल्थ के ऊपर 86,000 करोड़ की जगह 88,000 करोड़, सिर्फ 2,000 करोड़ ज्यादा। यानी कि कुल मिला के 45 लाख करोड़ के बजट में हेल्थ और एजुकेशन पे 2 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट 2,43,000 करोड़ इस साल था, कम होकर 2,38,000 करोड़ हो जाता है। मनरेगा, ये 73,000 करोड़ का नाम था, लेकिन खर्चा हुआ था 90,000 करोड़, वो कम करके 60,000 करोड़ कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन 37,800 करोड़ का खर्चा इस साल होता है, और आने वाले वर्ष में 36,785 करोड़, ये भी कम होता है। बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए पोषण उतना ही 20,263 करोड़, और यहां 20,500 करोड़, कोई फर्क नहीं है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो इस साल 71,000 करोड़ की थी, अगले साल 44,000 करोड़ किया, 27,000 करोड़ सरकार ने काट लिए। कैपेक्स जरूर बढ़ा है, रेलवे में जरूर कुछ बढ़ा है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट, ये लास्ट वाली स्लाइड थी, यहां पर 5,000 करोड़ की सरकार ने कमी कर दी। कहां नहीं काटा है पैसा इसने, कहां नहीं काटा है।
जो देश शिक्षा और स्वास्थ्य पे मिलाकर 45 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ खर्चा करता है और हाईवे पे 10 लाख करोड़ खर्चा करता है, वो देश गर्त में नहीं जाएगा तो क्या होगा? शीतल जी? देखिए, जो भी इन्होंने नए एलोकेशन किए हैं जिनके लिए अपनी पीठ ठोकी है, चूँकि आपने ये सारे आंकड़े दे ही दिए तो मैं इनको फिर से दोहराऊँ तो कोई मतलब नहीं है। जो भी कटौती हमारे गरीब हिस्से से करके और अमीर हिस्से के लिए की गई है, वो जानी कहाँ है, वो हम ज़रा-सा देखें। अब देखें क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट, कल आरोप भी लगाया आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने, ठीक ही लगाया कि एयरपोर्ट बनाने का आप दावा कर रहे हैं कि 50 एयरपोर्ट आप बनाएँगे। बनाने के बाद आप तो दे देते हैं प्राइवेट लोगों को चलाने के लिए। तो वो खर्चा आप पहले पब्लिक के पैसे से एयरपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद अपने मतलब परिचित उद्योगपतियों को ऑब्लाइज कर देते हैं, उनको फ्री में आप दे देते हैं कि एग्रीमेंट करके चलाने के लिए, उससे कमाई होती है जो वो उनकी जेब में जाती है। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएँ बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब जैसे उत्तर प्रदेश में जो ये मेरठ से इलाहाबाद तक का एक हाईवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अडानी साहब को दिया गया। अडानी साहब 1 इंच सड़क नहीं बना रहे हैं। उन्होंने नीचे 4-5 लोगों को टेंडर करके दे दिया और अपने 10-15% इनकम रख ली। इस तरह से आप रईस बना रहे हैं। अब ये 15% अगर आप बचाते, हमारे यहाँ बहुत सारी सरकारी संस्थाएं पहले, यूपी के तो बहुत सारी, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन वगैरह बहुत रिकॉर्ड काम कर रही थी। पहले हमारी बहुत सारी संस्थाएं केंद्र और राज्य में हैं। उनको तगड़ा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार इज्जत से देते हैं, प्राइवेट से बेहतर एक मिडिल क्लास उससे क्रिएट होता है। उसकी जगह आप सब जगह से लूट के सिर्फ कुछ लोगों को बहुत मोटा, बहुत तगड़ा बना रहे हैं और वो और जल्दी के चक्कर में चोरियां कर रहे हैं। यहां से पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं अपनी डमी कंपनियों को विदेशों में, सारा पैसा विदेशों में रखते हैं वो लोग, और वहीं से मॉरिशस रूट से भारत में लाते हैं और बताते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाए। पैसा इसी देश का है, इसी देश से लूटा चुराया ठगा गया, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ठगा गया। वो रुपया फेक कंपनियों के जरिए, हवाला के जरिए, ओवर इनवाइसिंग के जरिए देश से बाहर ले जाया जा रहा है। और बाकायदा अभी जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें नाम के साथ है किस किस कंपनी को कौन कौन इनके परिवार का बाहर रह के चला रहा है। एक आदमी 4-4 कंपनी का डायरेक्टर बना हुआ है और वो और कोई बिजनेस नहीं कर रही, एक ही बिजनेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का। सीधे सीधे यहां से पैसा वहां जा रहा है और वहां से मॉरिशस के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पे घुमा के यहाँ चीजों को खरीदने के लिए आ रहा है। ये बिजनेस हो रहा है क्योंकि आप एक प्रोडक्ट तो बता नहीं सकते कि जिसको दुनिया खरीदती हो, जिसको इस वजह से आपकी इज्जत हो। कोई चीज आपके पास नहीं ना आप बना सकते हैं, झूठ बोलते हैं। आपने जो मेक इन इंडिया नाम का आप आते समय आपने चलाया था, वो कहाँ है आज? क्या इंडिया मेक कर रहा है? इंडिया तो आज भी उसका सारा बना बनाया माल चाइना से खरीद रहा है। हर साल 10 बिलियन 12 बिलियन चाइना से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जिसमें 80% से ज्यादा चाइना के पक्ष में है वो बिजनेस, 20% से कम भारत के पक्ष में है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था जो है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग की मदद करने में लगी हुई है, क्योंकि आपके यहाँ तो कुछ बनता नहीं है। आप तो झूठ बोलते हैं, मोहर लगा लेते हैं, उस पर सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। सारा बन के वहां से आता है टेलीफोन, यहाँ आके उसके ऊपर चप्पी लग के मेक इन इंडिया कर रहे हैं, इसी को आप मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं। तो ये जो धोखाधड़ी है, ये देश को एक अंतहीन गरीबी में, अंतहीन कुशिक्षा अशिक्षा से भरे समाज में, अज्ञानी समाज में, और एक दूसरे से लड़ते हुए जंगली समाज में, जैसा पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश अफ्रीका वगैरह में, नाइजीरिया वगैरह है, या सोवियत रूस ने अपने को रूस में बदलने के बाद जैसा बना लिया है, कुछ उस तरह हम जा रहे हैं, जहां वहां ओलिगार्क वगैरह होते हैं जो पूरे देश का पैसा लूट के रखे रहते हैं। जो सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो अंतर है वो इतना बड़ा होता चला जा रहा है और छोटों का परिमाण बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हम इसके तो बहुत सारे आंकड़े ऑक्सफैम ने अभी दिए ही थे। 1% लोगों के पास 40% के बराबर की दौलत है, 10% लोगों के पास देश की 70% दौलत है। इन सबको एड्रेस करने के लिए आपने क्या किया? एड्रेस तो छोड़ दीजिए, इतना बड़ा मामला सामने आया है, उसमें कोई एजेंसी जांच करने नहीं जा रही, सरकार मुंह ही नहीं खोल रही। तो इस तरह के बजट या किसी भी सरकारी कार्रवाई से लोगों में, सिर्फ उन लोगों में भरोसा हो सकता है जिन्हें आपने जंगली जानवरों की तरह आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया है, या जिन्हें आपने पैसा देकर आईटी सेल वगैरह में नियुक्त कर रखा है, जिनका काम लोगों को गाली देना, डराना, धमकाना, झगड़ा करना, सांप्रदायिकता फैलाना है।
उनके अलावा किसको ये संतुष्ट कर सकता है? इसीलिए समाज का जो भी जागृत विवेक है, आप कह सकते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स हैं जिनमें रीढ़ है, बहुत सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, बहुत सारे इस तरह के सांप्रदायिकता वगैरह में ना फंसने वाले एनआरआईज हैं, वो सब के सब सरकार से अब सवाल एक जैसे पूछते हुए मिल रहे हैं। लेकिन पर आपको शीतल उनकी जी, एक बात बात सुननी और ही भी नहीं। है, जी। बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, एक बात नहीं करते, इवन डिफेंस के हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, टेक्नोक्रेट हों, वैज्ञानिक हों, मैनेजमेंट के लोग हों, बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, चुप हैं सर, बोलते नहीं। नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए, उसमें 2 कारण हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो डर डर गया है। देखिए, डराया जा रहा है। नीचे की जुडिशरी जो है, उन्होंने कहा कि लोगों को ज़मानत देने से डरती है। नीचे की जुडिशरी ज़मानत ही नहीं देती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए बिना मामलों की, जिन मामलों को नीचे फैसला हो जाना था, हो ही नहीं रहे फैसले। तो ये जो डर है, एक तो डर पैदा हुआ है। दूसरे तो एक बड़ा हिस्सा तो डर की वजह से, दूसरा हमारा समाज जो है जातिगत विभाजन का एक बहुत बड़ा और गंदा प्रतीक है, जिसमें बहुत सारे बड़े समाज के हिस्से को चंद हिस्से ने पहले लूट रखा है, जो भी साधन हमारे हैं। जैसे ये बहुत बड़े स्तर पर है, वैसे मिडिल स्तर पर भी है। नौकरियां हैं, शिक्षा है, इस सब में ये प्रधानता है। उसकी वजह से उनमें एक नैसर्गिक गिल्ट होता है, लेकिन वो उसको एरोगेंस से छुपाने की कोशिश करते हैं। वो उन स्थापनाओं को जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। जैसे बड़ी जातियों के लोग ये समझते हैं कि वो काबिल है, इसलिए उनको नौकरी मिली है। सच्चाई ये होती है कि वो कनेक्टेड है, इसलिए उनको नौकरियां वगैरह मिल जाती। काबिलियत तो जब खेल के मैदान या कहीं वो चीज नहीं नजर आती उस तरह से, वहां उस तरह से उनकी काबिलियत वो वहीं नजर आती जहां वो इसको चोरी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे सामने कि रिटन एग्जाम्स अगर हो तो आप पाएंगे कि बहुत सारी सामान्य जातियों, उन जातियों का जिनको आप कमजोर समझते हैं, उनमें से लोग इनसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो वहां आप इंटरव्यू वगैरह के जरिए अपने को योग्य साबित कर लेते हैं। तो इस तरह की तिकड़में हमने कर रखी हैं अपना मध्य वर्ग बनाने के लिए। इसलिए उसमें एक गिल्ट है, जो उसे अदृश्य गिल्ट है, उसे पता नहीं है, लेकिन वो उसे भीरू बनाता है। ऐसा आदमी जो किसी गलत रास्ते से कहीं पहुंचता है, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो सकती। रीढ़ की हड्डी उसी में होगी जो नीचे से श्रम करके, संघर्ष करके कहीं कहीं पहुंचता है। इसलिए हमारे मिडिल क्लास में रीढ़ नहीं है, ये नकली समाज है। ये अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके, यूरोप में जाके या अन्य जगहों पर जहां पे वो अल्पसंख्यक है, वहां वो अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ता है। लेकिन वही समाज भारत में अल्पसंख्यकों पर के जुल्म के ऊपर जुल्म करने को सही समझता है। ये जो कंट्रास्ट है, ये इससे पैदा हुआ है। तो हमारे यहाँ ये 2 सवाल सामने हैं। एक तो आर्थिक गैर बराबरी का सवाल है, दूसरे सामाजिक गैर बराबरी का भी सवाल साथ-साथ उससे भी बड़ा चल रहा है। और ये जो सरकार इस समय मौजूद है, ये इन दोनों सवालों को गलत रास्ते से तय करने में जुटी हुई, बल्कि इनको बढ़ा रही है। ये झूठ बोल-बोल कर इन चीजों को बड़ा कर रही है। इससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई पता नहीं कब और कैसे होगी, हमें नहीं पता। लेकिन ये सब चीजें किसी भी समाज को नष्ट करने की ओर ले जाती हैं, बनाने के लिए नहीं। पाकिस्तान एक धार्मिक राज्य बनने की कोशिश करता हुआ कहां पहुंचा है,